एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून। प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता होता है, यानी कि हर एक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। माई सेल्फ भरत साहनी। वी विल एक्सप्लेन ऑन द टॉपिक ऑफ डू, डज, डीड एज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। डू यू अंडरस्टैंड? लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हिंदी में बात करते हैं। आज हम लोग डू, डज, डीड का प्रयोग देखेंगे। दरअसल जो डू, डज, डीड है यह मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो चाहे मेन वर्ब के रूप में रहे चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहे, हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सही से जो समझ में आएगा वो डू, डज का प्रयोग आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझ में आएगा और डीड का प्रयोग आपको पास्ट इंडेफिनिट में समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे आपने कल देखा टू बी का प्रयोग हमने बताया, इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग बताया, ठीक है। उसी तरह से चूंकि ये क्रम में है टू डू, तो टू डू में डज, डीड और डू आता है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद जो हैव का है, हैव का प्रयोग पढ़ लेंगे, मतलब जो क्रम में है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनको पढ़ लेंगे। और इसके बाद मुझे लगता है कि आप जो कल पढ़ने जा रहे हैं वो कैन, कुड का प्रयोग पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। कैन, कुड में, माइट, वुड, शुड, नीड, डेयर में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए जो डू होता है, डू मीन्स करना, तो ये मेन वर्ब के रूप में जो रहता है, ट्रांजिटिव मतलब होता है पूरा करना या करना। तो मेन चीज़ जो डू मीन्स हम लोग के लेके चलते हैं वो करना ही चलते हैं। कहीं कहीं इस रूप में यूज किया जाता है, लेकिन जब वो लार्जली जो लार्ज बेस होता है उस पर हम लोग करते हैं। तो डू मीन्स करना, पूरा करना, और इसमें डू एक नाउन के रूप में भी काम करता है, श्रृंगार या धोखा, ठीक है। प्रस्तुत करना, काम करना, बनाना, आना, व्यवहार करना, नकल करना। जब किसी फोर व्हीलर गाड़ी में आप बैठते हैं तो वो कहता है डू सीट योर बेल्ट, ठीक ना। तो मतलब आप अपने बेल्ट को सही से उसको व्यवहार कीजिए, वहाँ व्यवहार करने में आ जाता है, ठीक है। तो जो डू मीन्स करना होगा उसके जो फॉर्म चलेंगे, डू, डीड, डन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर इंग फॉर्म और उसके बाद सिंगुलर फॉर्म, डू, डीड, डन, डूइंग, डज, ठीक है। अब डू, डज, डीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे पढ़ेंगे हम लोग? पहले हम लोग मेन वर्ब के रूप में पढ़ लेते हैं। देखिए आपके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है जो यहाँ डू मीन्स करना मेन वर्ब के रूप में आएगा। जैसे वह अपना काम करता है, तो इसको ट्रांसलेशन जब हम बनाएंगे तो अभी मतलब इसके पहले दो वीडियो के पहले जो पढ़ा हुआ है ट्रांसलेशन कैसे सीखें, तो फर्स्ट है ट्रांसलेशन कैसे सीखें, उसी में हम लोग ये चल रहे हैं, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। वह अपना कार्य करता है, ठीक है। कौन अपना कार्य करता है? तो पता चला वह करता है, तो हो जाएगा ही, ठीक है। अब करता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू मीन्स होता है करना, तो डू में हम ईएस लगा देंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, करता है का अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डज जो है ये मेन वर्ब के रूप में है, ही डज, और बचा अपना कार्य तो हो जाएगा हीज वर्क, है ना। अच्छा है ना, टेढ़ा है पर मेरा है। देखिए वह अपना काम कर रही है, सॉरी कार्य कर रही है, कार्य मीन्स होता है वर्क। दरअसल यहाँ वर्क भी मेन वर्ब का काम करता है, लेकिन यहाँ हम उसे नाउन का काम करवा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट का। अब देखिए वहाँ वह अपना कार्य कर रही है, कौन अपना कार्य कर रही है? तो वह का मतलब हो जाएगा सी। सी स्त्रीलिंग के लिए फेमिनाइन जेंडर है। सी इज डूइंग, सी इज डूइंग हर वर्क, शी इज डूइंग हर वर्क, ठीक है। वे अपना कार्य कर चुके हैं, तो कौन कार्य कर चुके हैं? वे, यानी कि दे, ठीक है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का। अब यहाँ हमें जो यूज हम लोग कर रहे हैं वो डू का यूज कर रहे हैं। डू माने होता है करना, तो जब भी हैव, हैज, हैड लग जाता है तो किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है तो डन हो जाएगा, ठीक है। दे हैव डन, कौन सा क्या कर चुके हैं? अपना कार्य। अपना कार्य के लिए दे के साथ देयर लग जाएगा, ठीक है, देयर वर्क। ये आपको समझ में आ रहा है?
घबराइए मत, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो एक क्लियर हो जाएगा। अभी डू को हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, देखिए यहाँ जो है ये सिंगुलर वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है, और यहाँ जो है इंग फार्म के रूप में प्रयोग हुआ है, यहाँ थर्ड फार्म के रूप में प्रयोग हुआ है, और यहाँ देखिए मैं अपना कार्य करता हूँ, तो कौन करता हूँ, आई। अब करता हूँ यानी कि डू, तो डू में यहाँ यस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्लूरल फार्म यानी कि फर्स्ट फार्म लगता है। आई डू और आई के अनुसार हो जाएगा माई वर्क, आई डू माई वर्क, ठीक है। तुमने यह कार्य किया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, किसने यह कार्य किया, तुमने, तो हो जाएगा यू, और किया पास्ट इंडेफिनिट है तो डू का सेकेंड फार्म, डू का सेकेंड फार्म हो जाएगा डीड, ठीक है। यू डीड योर, सॉरी योर नहीं है, यह कार्य है तो हो जाएगा यू डीड दिस वर्क, ठीक है। ये क्लियर है। डू को हम मेन वर्ब के रूप में यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो डू का प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है, वह सही रूप से अगर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में होता है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब नहीं लग जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं। देखिए तो ये निगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अभी एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी लिख देंगे। अब सीता घर नहीं जाती है, तो जब जो डू डज का प्रयोग होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वाक्य के अंत में ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, ती है, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये सब आता है, ठीक है। अब सीता घर नहीं जाती है तो कौन नहीं जाती है, सीता। देखिए सीता, अब नहीं है तो आपको नॉट लगाना है, लेकिन नॉट जब भी लगेगा तो इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा। अब यहाँ चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सीता सिंगुलर है, इसलिए यहाँ डज नॉट लगेगा, सीता डज नॉट। अब जाना का हो जाएगा गो। जब भी डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। अब घर ना बचा ना, सीता डज नॉट गो कहाँ, टू हाउस, सीता डज नॉट गो टू हाउस। नेक्स्ट देखिए वे किताब नहीं पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं यानी कि वे, तो हो गया दे। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। डज नॉट का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो दे डू नॉट रीड द बुक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है कौन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको इसके पहले की वीडियो देख लेनी चाहिए, जो एक वीडियो के ठीक पहले है, ट्रांसलेशन कैसे करें, ठीक है। क्या मैं अपना कार्य समय पर करता हूँ, कौन करता हूँ, तो मैं आ गया। लेकिन जब भी क्या पहले रहता है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें डू का प्रयोग होगा, इसलिए हम सबसे पहले डू लिख देंगे। अब जैसे ही डू लिखेंगे, डू का दो मतलब हो जाएगा, एक क्या भी हो जाएगा, एक ता हूँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो डू आई, अब करना, यहाँ देखिए करना मतलब होता है डू, तो यहाँ लग जाएगा डू, डू आई डू अपना कार्य यानी कि माई वर्क, ठीक है, माई वर्क, और टाइम पर एट टाइम, ठीक है, एट टाइम। अब एक चीज़ मुझे याद आ गया कि इसके पहले की जो दो वीडियो के पहले है उसमें मैं थोड़ा सा गलती कर दिया था, मैं डेली लिख रहा था तो मैंने डेली ही लिखा है, DAILY, ठीक है। ऐसे डेली लिखते हुए मेरा हाथ अचानक इस पर चला गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये डेली ही, मैं बोला डेली ही हूँ। और दूसरा हमने बोला था पढ़ाई आसान नहीं होती है या पढ़ाई आसान होती है, तो पढ़ाई की जगह हमने टीचिंग लिख दिया है। तो टीचिंग भी कहीं कहीं चल जाएगा, लेकिन वास्तव में वहाँ रीडिंग होना चाहिए था, तो उसके लिए सो सॉरी। अब देखिए तुम वहाँ क्यों जाते हो,
तो जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में हो, इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेंगे यानी कि व्हाई। ठीक है, अब व्हाई के बाद जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखेंगे, जब ये देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू या डज लिखेंगे, तो डू लिखेंगे कि डज लिखेंगे, यह सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तुम, आई वी यू दे, ये जान लीजिए, इसके पहले का वीडियो देख लीजिए कि तुम किस में आता है। तो यहाँ तुम जो है प्लूरल आएगा, व्हाई डू यू, ठीक है, व्हाई डू यू। अब जाना का मतलब हो गया गो, जब भी डू लग जाएगा तो गो का फर्स्ट फॉर्म, वैसे भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। व्हाई डू यू गो देयर, देयर का मतलब वहाँ। अब यहाँ देख लीजिए, ये वाला थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूँ, यहाँ 2 बार डू आया है, तो आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ जो डू है यह हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ जो डू है वह मेन वर्ब है, ठीक ना। राधिका कहाँ रहती है, अब चूंकि प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे बिना सोचे बिना विचारे, ठीक है। अब वेयर के बाद डू लगेगा कि डज लगेगा, इसको मैं छोड़ दूं, नहीं, राधिका सिंगुलर है इसलिए डज लगेगा। वेयर डज राधिका, वेयर डज राधिका, अब रहना का क्या होगा, लीव, वेयर डज राधिका लीव। आपको समझ में आ रहा है डू डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में? आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि डू का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में देखिए, यहाँ कम हियर लिखा है, कम हियर मतलब होता है यहाँ आओ, गो देयर मतलब वहाँ जाओ, लुक देयर मतलब वहाँ देखो, टच मी मुझे छुओ, स्टे हियर यहीं रुको। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मेन वर्ब इसमें पहले लगा हुआ है। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिए, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब कम हियर का मतलब यहाँ आओ, इसको जब हम निगेटिव बनाते हैं तो हो जाता है, जब निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डोंट या डू नॉट। दरअसल डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं, डज नॉट को हम डजंट बोलते हैं और डिड नॉट को हम डिडंट बोलते हैं। तो डू नॉट कम हियर, इसका मतलब हो गया कि यहाँ मत आओ, ठीक है। अब इसमें जब हम निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डू नॉट यानी कि डोंट गो देयर, गो देयर का मतलब वहाँ। अब डू नॉट का मतलब हो गया मत, डू नॉट मतलब मत, देखो। अब डू नॉट कम हियर, यहाँ मत आओ, डू नॉट गो देयर वहाँ मत जाओ। अब इसमें देखिए जब निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डू नॉट लुक देयर, डू नॉट लुक देयर, इसका मतलब हो गया वहाँ मत देखो, ठीक है। अब इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो टच मी मुझे छुओ, तो हो जाएगा डू नॉट टच मी मुझे मत छुओ। इसको जब हम शॉर्ट में बोलते हैं कहते हैं डोंट टच मी। स्टे हियर, इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डू नॉट स्टे हियर, डू नॉट स्टे हियर, इसका मतलब हो गया यहीं रुको, और निगेटिव का मतलब हो गया यहाँ मत रुको, डोंट स्टे हियर। अब बहुत सी चीज़ें आते हैं, डोंट टच मी, आई डोंट केयर, डोंट बिलीव मी, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस का जब भी हम निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट सबसे पहले प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं तो भी डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। इम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है कि मैं पढ़ता हूँ, तो आप कहें मैं पढ़ता तो हूँ, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, मैं पढ़ता तो हूँ, जाते हो कि नहीं जाते हो, जाता तो हूँ, मतलब जोरदार। इम्फैटिक मतलब होता है उसको जोरदार बनाना। अब देखिए ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है। अगर इसी को हम कह दें ही डज
रीड द बुक। लेकिन जब भी एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी डू डज लगता है तो मेन वर्ब में एस या यस नहीं लगेगा। तो ही डज रीड द बुक का मतलब हो गया वह किताब पढ़ता तो है, ठीक है। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अगर इसी को कर दिया जाए आई डू राइट ए लेटर, तो इसका मतलब हो गया कि मैं एक पत्र लिखता तो हूँ, ठीक है। ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। अब इसी को हम यहाँ डिड लगा दें। यहाँ डिड क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है। यहाँ डू क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। यहाँ डज क्यों लगाया जा रहा है? ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट था, ठीक है। तो ही डिड वेंट टू आगरा, अब इसका मतलब हो गया कि वह आगरा तो गया। लेकिन एक गलती हो रही है, जब भी डू डज या डिड लगाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ही डिड गो टू आगरा, इसका मतलब हो गया वह आगरा तो गया, आगरा तो जाता था। अब चाहे जो भी हो, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। अगर इसी को लगा दिया जाए आई डू गो देयर, तो इसका मतलब हो गया कि मैं वहाँ जाता तो हूँ। लोग पूछें कि वहाँ जाते हो? हाँ, मैं जाता तो हूँ। इस तरह से डू डज को हमने डू डज डिड को समझाने का प्रयास किया है। और कल जो है हम लोग कैन कुड का प्रयोग देखेंगे। तो बने रहिए, शेयर करना मत भूलिए और लाइक कर लीजिए ताकि आप उस वीडियो को दोबारा देख सकें ज़रूरत पड़ने पर, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सूचना मिलती रहे कि कौन सा वीडियो कब आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।